हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने दीपावली खूब अच्छे तरीके से धूमधाम तरीके से मनाई होगी। दोस्तों, दीपावली तो तब हमारी अच्छी लगेगी जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और एक सीट हम अपनी पक्की कर लेंगे, यानी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में आइए हम अपनी पढ़ाई को अब कंटिन्यू करते हैं और अपना जो प्रैक्टिस के माध्यम से मॉडल पेपर हम लोग हल कर रहे थे, उसको हम लोग जारी करते हुए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 9 हल करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अपलोडेड फॉर्म में मिलेगी। हम लोग लाइव सेशन से अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू है हमारे घर पे, हम घर पे हैं। तो अपलोडेड फॉर्म में वीडियो भी आप लोगों को वैसे ही मिलेगी जैसे आपको लाइव सेशन में मिलती है। लाइव सेशन में थोड़ा सा होता है कि आप लोग भी अपना कमेंट करके आंसर देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग जो अपना सुझाव है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और इन प्रश्नों को जरूर से देखिएगा। दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर होगा इसको हम लोग 2 भागों में देखेंगे। हालांकि प्रश्न ज़्यादा होते हैं, 62 प्रश्न, तो ये अपलोडेड फॉर्म में वीडियो होती है तो उतने प्रश्न इसमें अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छे लगते हैं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और ये ज़्यादा टाइम जब लगता है तो थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है, इसलिए इसमें हमने 30 ही प्रश्नों को रखा है। आइए उससे हम देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के आज के प्रश्न हैं मॉडल पेपर नंबर 9 में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न है प्लेटो से संबंधित और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि प्लेटो का पुनः प्रकटन किसके अंतर्गत पाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे प्लेटो से संबंधित पहला प्रश्न हमारा आया है और ये प्रश्न था कि प्लेटो का पुनः प्रकटन किसके अंतर्गत पाया गया है। पहला ऑप्शन दिया था सर थॉमस मोर का यूटोपिया, दूसरा दिया था कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन और सी ऑप्शन दिया था बेकन का न्यू अटलांटिस और डी है ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें यदि देखा जाए प्लेटो का पुनः प्रकटन, तो इसमें जो ऊपर के 3 हैं थॉमस मोर और कैंपानेला और बैकन, तो इन सभी के अंतर्गत हमको प्लेटो का पुनः प्रकटन देखने को मिलता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर बन जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ये 2 है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्रवाद पर आधारित है। तो ये प्रश्न है कि इनमें से किसका राजनीतिक सिद्धांत जो है नाम मात्रवाद पर आधारित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि हॉब्स है, बी है लॉक, सी रूसो दिया है और डी ग्रीन दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि आंसर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप लोग गेस कर चुके होंगे इसका आंसर। ऑप्शन ए यानी कि हॉब्स राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हॉब्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्रवाद पर आधारित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व है। हॉब्स का जो सामाजिक अनुबंध था, उस सिद्धांत का यदि हम देखें तो जो सार तत्व है, मुख्य रूप से उसका जो तत्व देखने को मिलता है वह क्या होगा। उस सामाजिक अनुबंध को हम अध्ययन करेंगे तो जो उसका सार तत्व देखने को मिलेगा, आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वह तत्व क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी व्यक्तियों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण, बी कह रहा है संप्रभु की जनता के प्रति जवाबदेही, या सी जन अधिकारों की प्राथमिकता, या डी कुशल शासन का दायित्व। दोस्तों, यहाँ पे यदि ऑप्शनों को रीड करने के बाद हमें आंसर जो देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है, सभी व्यक्तियों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार जो तत्व है वह हमें सभी व्यक्तियों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण के अंतर्गत देखने को मिलता है। हॉब्स के अनुसार प्रभु सत्ता जो होती है सर्वोच्च और पूर्ण होती है। प्रभु सत्ताधारी को समस्त अधिकार सदा सर्वदा के लिए सौंप दिए जाते हैं, जिन्हें वापस नहीं मांगा जा सकता। इन्हें वापस मांगने का अर्थ यह होगा कि सभ्य समाज को भंग करके प्राकृतिक दशा में लौट जाना, जहां शांति या सुरक्षा की कोई गुंजाइश देखने को नहीं मिलती। इसी के आधार पर हॉब्स ने 1642 में इंग्लैंड के गृह युद्ध को अनुचित ठहराया था। हॉब्स ने शासक के हाथों में असीम सत्ता सौंपकर और जनसाधारण को विरोध के अधिकार से वंचित करके पूर्ण सत्तावाद को बढ़ावा दिया था। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी व्यक्तियों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। यही है हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 4 है।
प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। यानी कि प्लेटो का जो रिपब्लिक ग्रंथ है उसमें इनमें से कौन सा प्रधान पात्र नहीं देखने को मिला। पॉलीमार्क्स दिया है, एडिमेंटस दिया है, प्रोटागोरस दिया है, डी ग्लोकन दिया है। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो प्रोटागोरस जो है दोस्तों यह रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 के लिए। ठीक है, यदि देखा जाए रिपब्लिक के प्रधान पात्रों में तो पॉलीमार्क्स हैं, एंडीमेंट्स हैं, ग्लोकन है, सिफालस हैं। ठीक है, ये हमें देखने को मिलते हैं प्लेटो के रिपब्लिक के जो प्रधान पात्र हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटागोरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ये प्रश्न संख्या 5 है और प्रश्न कह रहा है क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा। ये आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। आइए ऑप्शनों को देखते हैं क्या क्या दिया है। जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, वी आर अम्बेडकर, चौधरी रहमत अली। तो सभी लोगों को पता है कि क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक का नाम देने वाले जो थे वह महात्मा गांधी जी थे, यानी कि एम के गांधी। ऑप्शन 20 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर हो गई और ब्रिटेन पर यह दबाव बढ़ने लगा कि वह भारत के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। इसी के तहत 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। उसके प्रस्तावों पर विचार के पश्चात गांधी जी ने उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। मुस्लिम लीग जो थी ये भी इस प्रस्ताव का विरोध किया और अंत में सरकार ने 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को, तो एम के गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या ये 6 है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलक द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये अपलोडेड फॉर्म में वीडियो है तो बहुत ज़्यादा इस पर समय देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप व्याख्या सुनिए और आंसर देखिए। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से एक तिलक द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। दी ओरियन दिया है, ऑप्शन बी दिया है आर्कटिक ओम इन द वेदास, सी है गीता रस और डी लाइफ डिवाइन। तो दोस्तों यहाँ पे यदि ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों द ओरियन, आर्कटिक होम इन द वेदास, गीता रस ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लाइफ डिवाइन जो है ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। यह जो पुस्तक है दोस्तों यहाँ पे ये भी कभी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा यह अरविंद घोष जी की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है और प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत उद्भव के लिए कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था द अनटचेबल में अनटचेबल। इस पुस्तक में जो उन्होंने अछूत उद्भव के लिए सिद्धांत दिया था वह सिद्धांत आपको बताना है इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग क्या था। ऑप्शन ए कह रहा है कि आमूल परिवर्तनवादी, बी कह रहा है व्यावसायिक सिद्धांत, सी कह रहा है अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव और डी दिया है नृजाति विषयक सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो हमको यदि देखा जाए तो सिद्धांत जो होगा वह होगा अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके विषय में इस प्रश्न से रिलेटेड और थोड़ी सी जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म के अंदर अनेक जातियों के उद्धार की संभावनाएं धूमिल होती देखकर अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने की राय दी और अपने अंतिम समय में वह भी बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो ऑप्शन सी बनेगा इसके लिए अछूत। तो अछूत का बौद्ध धर्म उद्भव यही सिद्धांत था जो उनकी पुस्तक थी द अनटचेबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। प्रश्न कह रहा है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है, यह स्टेटमेंट किसका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इन स्टेटमेंटों को आप हमेशा रट डालिए, इसमें कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप समझ में आए तो रट डालिए। ठीक है, चलिए तो देखिए ऑप्शन दिया है हेगल, बी कह रहा है रूसो, सी कह रहा है बेंथम और डी दिया है मार्क्स। याद रखिएगा इसका आंसर बनेगा मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ही कहा था राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है। दोस्तों मार्क्स वर्ग विहीन समाज की बात करता है। वह कहता है कि जो समाज जो राज्य मतलब वह राज्य की कल्पना नहीं करते हैं कि राज्य का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इन्हीं का स्टेटमेंट है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं पूछा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जनमत संग्रह, बी कह रहा है उपक्रम, सी है दबाव समूह और डी दिया है लैंड सीज मिंडे। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा दोस्तों, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, आप सभी लोग इसका आंसर समझ चुके होंगे। ऑप्शन सी दबाव समूह इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों दबाव समूह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं होता। ओडी गार्ड के अनुसार देखा जाए तो दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक या अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ हो सकते हैं और जो घटनाओं के क्रम को विशेषतः सार्वजनिक नीति निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। दोस्तों यदि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। प्रारंभ में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण यदि देखें तो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि लोक निर्णय, आरंभक, प्रत्यावर्तन। तो ये इसके क्या है, निम्न उपकरण मैंने बताए। लगभग आपको 3 याद होने चाहिए। लोक निर्णय, ठीक है, क्या लोक निर्णय, आरंभक या प्रत्यावर्तन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दबाव समूह एक प्रत्यक्ष, ये जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न कह रहा है कि किस देश में एक दलीय पद्धति है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। ये 4 देश के नाम दिए गए हैं, इनमें एक दलीय पद्धति है, ये आपको बताना है। भारत दिया है, फ्रांस है, चीन है और ब्रिटेन। तो मुझे लगता है इसका आंसर आप समझ चुके होंगे, चीन। ठीक है, चीन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है दोस्तों, जबकि भारत व फ्रांस में बहुदलीय और ब्रिटेन अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। एक दलीय शासन प्रणाली में शासन एक सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथों में रहता है। अभी वहां पे देखे होंगे कि वहां के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और फिर से जो वहां के शी जिनपिंग क्या नाम है उनका, वो फिर से चुन लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। बहुत इजी प्रश्न है, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन इसमें बनेगा बी, आर्टिकल जो आपका 72 यानी कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये पावर मिलती है, कौन सी, क्षमादान की। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 12 है। प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश संसद के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है। दोस्तों याद रखें, यहाँ पे प्रश्न ब्रिटिश संसद से है और प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है, यानी ब्रिटिश संसद का जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित शक्तिशाली सदन आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लॉर्ड सभा, बी है कॉमन सभा, सी प्रतिनिधि सभा या डी राज्यसभा। तो 12 के लिए आंसर जो बनेगा दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कॉमन सभा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे शक्तिशाली सदन होता है, ऑप्शन बी कॉमन सभा। ठीक है, 12 के लिए बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों याद रखें, ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कॉमन सभा है। ब्रिटेन में संसद का निर्माण हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स व क्राउन के मिलने से होता है। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन एवं हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कॉमन सभा शक्तिशाली सदन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है जॉन लॉक द्वारा रचित टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों जॉन लॉक महोदय की यह पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इनकी पुस्तक में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि हॉब्स, बी कह रहा है फिल्मर, सी है ग्रोटियस या डी डिगर्स। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा 13 के लिए फिल्मर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के अंतर्गत रॉबर्ट फिल्मर पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसी पुस्तक के अंतर्गत लॉक ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की व्याख्या भी की है दोस्तों। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत 3 प्रकार के अधिकार बताए थे दोस्तों, आप सभी लोगों को ये पता होगा। पहला स्वतंत्रता,
दूसरा संपत्ति और जीवन का अधिकार। ठीक है, लॉक के अनुसार समाज एवं सरकार में अंतर होता है। लॉक ने कहा था कि समाज और सरकार ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें अंतर होता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा बी आंसर बनेगा फिल्मर। यही है लॉक की जो पुस्तक है टू ट्रीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, इसी पर उन्होंने समीक्षात्मक अध्ययन किया था, किस पर, फिल्मर पर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न कह रहा है कौटिल्य के अनुसार स्वामी का अर्थ है। तो दोस्तों कौटिल्य के अनुसार स्वामी का मतलब क्या होता है? राजा होता है, अमात्य होता है, मंत्री होता है या मित्र होता है? तो ये सभी लोग जानते हैं राजा होता है दोस्तों। स्वामी का अर्थ होता है राजा कौटिल्य के अनुसार। ऑप्शन यहाँ पे ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि टू ट्रीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? इसके विषय में जस्ट ही हमने एक प्रश्न में देखा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जॉन लॉक इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जॉन लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए दोस्तों। ठीक है, यह दोस्तों जो पुस्तक है यह लिखी गई थी 1690 ईस्वी में। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि ये पुस्तक कब लिखी गई थी, तो 1690 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ये 16 है और प्रश्न है मार्क्स का अंतिम ध्येय था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का अंतिम ध्येय क्या था, यानी वह क्या चाहते थे, उनका मोटिव क्या था? तो ऑप्शन ए है एक वर्गहीन समाज की स्थापना। बी कह रहा है कि एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें लोगों को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, या एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें लोगों को पूर्ण आर्थिक समानता प्राप्त हो, या एक जाति विहीन समाज की स्थापना। तो दोस्तों मार्क्स का यदि अंतिम ध्येय देखा जाए तो उनके विचारों के अनुसार यदि हम इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे वह कहते हैं कि एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें कोई वर्ग नहीं हो। ठीक है, ऊंच नीच की कोई खाई नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ये है क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फिर से सुनिए, कह रहा है कि आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है, कार्ल मार्क्स का है, मुसोलिनी का है या लास्की महोदय का है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। कार्ल मार्क्स ने ही यह स्टेटमेंट दिया था कि आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। यह कथन किसका है? यहाँ पे भी स्टेटमेंट ही पूछा गया है और स्टेटमेंट है कि सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट किसका है? हॉब्स महोदय का है, प्लेटो का है, मार्क्स का है या बेंथम का है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह बेंथम महोदय का ये स्टेटमेंट है। इन्होंने ही कहा था कि सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। दोस्तों याद रखें सार्वभौमिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। यह जो स्टेटमेंट है बेंथम ने दिया था। बेंथम कहते हैं कि तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगिता को ही मानवीय जीवन नैतिकता का आधार बनाया। कौन? बेंथम ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा? ये पुस्तक कई बार पूछी गई है टीएसटी और पीएसटी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि महात्मा गांधी, जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, बी आर अम्बेडकर, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ये इजी प्रश्न है और सभी लोग जानते हैं कि यह जो पुस्तक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। दोस्तों इन्होंने 1945 ये पुस्तक जो प्रकाशित की गई, तो ये 1945 में पुस्तक प्रकाशित की गई। ठीक है, अंबेडकर की जी के ये पुस्तक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के विषय में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने आज़ादी से 7 साल पहले ही कह दिया था कि हमारे देश से एक अलग देश बनेगा। ठीक है, पाकिस्तान यानी बनकर रहेगा। इन्होंने इस तरह की संभावनाएं ठीक है व्यक्त कर दी थी पहले, 7 साल पहले ही आज़ादी से। ठीक है,
आप लोग सोचते होंगे कि कैसे ये संभावना कर लिए थे, या तो वो पाकिस्तान के पक्ष में रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपना विचार दिया कि पाकिस्तान जैसा देश बनकर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर ये 20। प्रश्न क्या 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मार्क्स के राजनीतिक दर्शन का पक्ष है? ए कह रहा है पूंजीवाद की समृद्धि, बी कह रहा है राज्य का विकास, सी है राष्ट्रीय एकीकरण, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। मार्क्स के विषय में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मार्क्स के राजनीतिक दर्शन का पक्ष क्या था? बहुत ही अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है और इसका आंसर जो बनेगा इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें आप लोग, मार्क्स ने हेगल के आध्यात्मक तत्व के स्थान पर भौतिक तत्व की स्थापना करके द्वंद्वात्मक पद्धति को एक नई दिशा में विकसित किया। इस तरह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन करके मार्क्स ने अपने समय में प्रचलित समाजवाद को स्वप्न लोकवाद से उबार कर वैज्ञानिक आधार उन्होंने दिया। ठीक है, स्थापित करके उन्होंने इस तरह का अपना विचार दिया, दावा किया कि इस तरह से होना चाहिए। मार्क्स ने हीगल के राष्ट्र राज्य के स्थान पर वर्गहीन समाज को विकसित करने की जो उनका विचार था उसको, ठीक है, सभी लोगों के सामने लाया और प्रयास किया कि एक वर्गहीन समाज की स्थापना हो सके। तो ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि राज्य को बुजुर्गा वर्ग के मामलों में प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में किसने देखा? तो दोस्तों राज्य को बुजुर्गा वर्ग के मामलों में प्रबंध करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में इन चारों ऑप्शनों में से किसने देखा? लेनिन ने देखा, एंजल्स ने, स्टालिन ने, या मार्क्स ने? दोस्तों याद रखिएगा, इस 21 के लिए भी राइट आंसर होगा मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस पुस्तक में राज्य को पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारी समिति बताया। एंजल्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक यंत्र मात्र है। एंजल्स ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया राज्य के विषय में। उन्होंने कहा कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए यंत्र मात्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा 21 के लिए मार्क्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर ये 22 है। प्रश्न कह रहा है कि हाब्स की लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा है? तो हाब्स की जो कृति है, ठीक है, लेवियाथन, उसको राजनीतिक दर्शन की सबसे अच्छी पुस्तक यानी श्रेष्ठ कृति किसने कहा है? सी वाहन ने कहा है, मुरे ने कहा है, जी.एच. शेबाइन ने कहा है, या ओक्सफोर्ड ने कहा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बनेगा 22 के लिए, याद रखेंगे डी आंसर बनेगा। ऑक्सफोर्ड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड के अनुसार देखा जाए तो हाब्स का लेवियाथन सबसे अधिक नहीं बल्कि केवल मात्र एक राजनीतिक ग्रंथ है जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। दोस्तों शेबाइन ने हाब्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि अंग्रेजी भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिक उत्पन्न हुए उन सब में हाब्स संभवतः महानतम है। मूर के अनुसार देखा जाए, ठीक है, मूर या मुरे कह सकते हैं, ठीक है, इनके अनुसार देखा जाए दोस्तों तो हाब्स की जीवनी लिखने वाले को एक ही समर्थक मिल सका जबकि उसके शत्रु अनेक थे। सी वाहन के अनुसार यदि देखा जाए तो जहां तक राजनीतिक चिंतक के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और परिणामहीन यानी कि निष्फल ग्रंथ साबित हुआ। तो ये लोग दोस्तों अलग अलग विचार दिए हाब्स की जो लेवियाथन पुस्तक है, लेकिन ऑक्सफोर्ड ने इनकी जो लेवियाथन ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि हाब्स की जो ये लेवियाथन है दोस्तों, यह राजनीति पे कह सकते हैं कि एक अच्छी पुस्तक नहीं बल्कि एक महान ग्रंथ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न है कि किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सूकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों सूकर दर्शन की संज्ञा किसने दिया है? ठीक है, हाब्स, टी.एच. ग्रीन, बेंथम, या ऑस्टिन? बड़ा अच्छा प्रश्न है 23 के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो आंसर बनेगा सी आंसर बन जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बेंथम इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बेंथम इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेंथम ही ऐसे विचारक हैं जिनके दर्शन को सूकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए
शुगर मतलब पीग कह सकते हैं, शुगर, ठीक है, शुगर यानी शुकर, दोनों वर्ड एक ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 24 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों ऐसे कौन से विचारक थे जिन्होंने अपनी हर एक रचना में कहीं भी उन्होंने संप्रभुता जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हैं, हॉब्स, लॉक, बेंथम और ऑस्टिन। तो याद रखिएगा इसके लिए बड़ा ही अच्छा आंसर होगा लॉक, ठीक है। लॉक ने कभी भी अपने रचनाओं में संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया था दोस्तों। याद रखें लॉक ऐसे विचारक थे जिसने अपनी कृतियों के अंतर्गत प्रभु सत्ता का उल्लेख नहीं किया, इसके स्थान पर उन्होंने सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया था, ठीक है। तो उन्होंने प्रभु सत्ता शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं किया बल्कि सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया है। कौन? लॉक महोदय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है ये, और प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? मेमोनो, और देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, मेमोनो से उन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिया गया और स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि मेमनों के ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर या बी एन राव या के टी शाह जी ने। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बनेगा 25 के लिए, यहाँ पे ऑप्शन बी आर अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 के लिए दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल, तो याद रखिएगा दोस्तों, महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री एवं इतिहासविद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में भी कहा था कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं, यानी कि बी आर अम्बेडकर ऑप्शन 20 में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रश्न कह रहा है कि एम ए जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरुद्ध था? तो ये आप लोग जिन्ना के विषय में भी आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, तो जिन्ना से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो जो जिन्ना साहब थे वह 14 सूत्री जो उन्होंने फार्मूला बताया था, 14 बिंदु बताया था, वह किसके विरुद्ध था? असहयोग आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट या ये सभी? तो 26 के लिए याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी दोस्तों, इसी के विरोध जिन्ना जी जो थे वह 14 बिंदु यानी कि उन्होंने, ठीक है, 14 सूत्री जो एक फार्मूला दिया था, ठीक है, उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर है 27 और प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में जन विद्रोह को संगठित किया था? दोस्तों आप सभी लोग को आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी का सबसे पहला जो सत्याग्रह था वह अफ्रीका में हुआ था, लेकिन गांधी जी ने जो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में किस स्थान पे जन विद्रोह को संगठित किया था? थोड़ा सा डीपली प्रश्न बनता है यहाँ से। तो ऑप्शन ए कह रहा है केप टाउन, बी कह रहा है जोहान्सबर्ग, सी है सोवेटो और डी दिया है प्रिटोरिया। तो यहाँ पे जो 27 के लिए आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन इसमें जोहान्सबर्ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जोहान्सबर्ग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों याद रखें, गांधी जी वर्ष 1893 में एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पे उन्होंने एक साल के लिए वहाँ पे अपना कह सकते हैं कि एक साल के लिए वहाँ पे गए थे, लेकिन लगभग 22 साल हो गए, ठीक है, 22 साल पे वहाँ पे वो रह लिए, ठीक, केस लड़ने के लिए वो तो ये गए थे लेकिन एक साल के ही लिए गए थे, लेकिन 22 साल वो वहाँ पे रहे। वहाँ पर वे प्रवासी भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के जो रंग भेद नीति से कह सकते हैं कि अप्रसन्न कुछ लोग थे और उसके विरुद्ध उन्होंने वर्ष 93 में 93 से लेकर 1914 तक अहिंसात्मक संघर्ष किया और दक्षिण अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है वहीं पे उन्होंने पहली बार कह सकते हैं जन विद्रोह को संगठित किया। तो याद रखिएगा ये 1893 गुजरात के व्यापारी के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते तो हैं एक साल के लिए, लेकिन वह 22 साल रह जाते हैं। वहीं पे वहाँ पे देखते हैं कि कुछ रंग भेद के कारण वहाँ पे लोगों में, ठीक है, मतभेद थे और वहाँ पे उन्होंने 1893 से लेकर 14 तक अहिंसात्मक संघर्ष किया और जो जोहान्सबर्ग था दोस्तों वहीं पे जन विद्रोह को संगठित करके पहली बार उन्होंने, ठीक है, कह सकते हैं कि जन संगठन को संगठित किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जोहान्सबर्ग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये है प्रश्न संख्या 28।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो गलत आपको उस युग्म में ढूंढना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट दिया है। बी दिया है एम ए जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। सी दिया है एम के गांधी, चंपारण आंदोलन। डी दिया है सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो दोस्तों इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है युग्म, ये आपको बताना है। और 28 के लिए सभी लोग यदि देखें तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन से। यह दोस्तों जो युग्म है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा खिलाफत आंदोलन से कौन संबंधित है। बाकी हमारे तो ये 3 सही है, ठीक है। ये जो है सुमेलित नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, खिलाफत आंदोलन से कौन संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 29 है। प्रश्न कह रहा है कि जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसार तथ्य है, ठीक है। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसार तथ्य है। ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। बी कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका का। सी कह रहा है कि सोवियत नागरिकों के अधिकार से संबंध रखने वाले यूएसएसआर के संविधान का। या डी कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के अधिकार पत्र का। तो दोस्तों यहाँ पे 29 का बड़ा अच्छा ये कह सकते हैं कि ऑप्शन दिया है। यदि इसका आंसर देखा जाए तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था उसी का ये तथ्य था कि जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसारण, यानी कि ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 के लिए, ठीक है, बिल्कुल। और ये घोषणा पत्र कब जारी हुआ था दोस्तों, ये भी एक प्रश्न बनेगा। तो 1776, ठीक है, 1776 ये भी आप लोग याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। हालांकि प्रश्न तो अभी बहुत सारे हैं, लगभग 32 प्रश्न है, लेकिन 30 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि राज्य कहलाता है। बी कह रहा है कि सत्ता कहलाता है। सी कह रहा है कि संप्रभुता कहलाता है। या डी वैधता कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो वह क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। दोस्तों स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना राज्य कहलाता है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नंबर 9 था, जिसमें हम लोगों ने केवल 30 प्रश्नों को लिया है। आगे के जितने भी प्रश्न बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर में देख लेंगे, यानी कि जब हमारा 10वां मॉडल पेपर आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग लाइव सेशन होंगे तब हम पूरे क्वेश्चनों को एक साथ हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगे, और मैंने जो प्रश्न पूछा था कि ठीक है खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने आप प्रिपरेशन करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अपने परिजनों का भी ख्याल रखें, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से ये वीडियो को इजाज़त चाहूँगा बंद करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।